नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर की, कि डीसी जनरेटर काम कैसे करता है। पिछली वीडियो में हमने डीसी जनरेटर और मोटर दोनों के बारे में कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। उनके कैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने देखा था, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बेसिक पार्ट लिखे थे। मैंने सामने आपके एक बेसिक डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम, कैसे हम समझते हैं डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को। उसमें एक योक होता था, आपका फील्ड पोल्स होता था, फील्ड पोल्स पर फील्ड कॉइल्स होती थी। जो फील्ड पोल का आगे का भाग होता था ना, इसको हम कहते थे पोल शू कहते थे, ठीक है। इसको हम पोल शू कहते थे। आपका एयर गैप बीच में होता था, ये ब्लू कलर से आपका आर्मेचर होता था, टर्मिनल बॉक्स होता था, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट्स हमारे इसमें लगे होते थे। आज हम बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, और ईएमएफ इक्वेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमने 2 पोल लिए हैं, ठीक है। हमने एक कॉइल, ये एक कॉइल का जनरेटर है, उसको हम समझेंगे। यहाँ हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ हमारा साउथ पोल है, ठीक है। इतना आपको बेसिक पता होगा, आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हमार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, ठीक। और फैराडे का नियम भी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कॉइल रखें, ये कॉइल है बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ कॉइल है हमारी, एक टर्न की कॉइल है। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाएं या ऐसे उसको गति कराएं, मोशन कराएं कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, E प्रोपोर्शनल टू d∅dt से। यानी फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से, यानी समय के साथ फ्लक्स के बदलने से हमारा क्या होता है, ईएमएफ बनता है फैराडे के लॉ से। मेन इसमें जो कंस्ट्रक्शन में हमको देखने वाली बात क्या है, आप जो यहाँ ये पार्ट देख रहे हैं, ये गोल सा जो है, इसको हम जो कहते हैं, इसका नाम नोट करें, उसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। हिंदी में कहते हैं विभक्त वलय, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। यहाँ पर स्लिप रिंग क्यों नहीं लगाते हैं, इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि जो बनने वाली हमारी ईएमएफ होती है, या जो करंट होती है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, ये वाला जो पोर्शन है ना, जिसको मैंने हैच किया है, फिर से देख लीजिए, ये जो आपका पोर्शन है, सॉरी रेड कलर ले लेते हैं, ये जिसको मैंने डैश किया है, इस पोर्शन को हम कहते हैं आर्मेचर। इसमें जब भी जो करंट बनेगी या जो ईएमएफ बनेगा, वो हमेशा एसी इन नेचर होगा। क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा, एसी होगा। लेकिन चूंकि हमें डीसी आउटपुट चाहिए, इस वजह से हम क्या लगाते हैं, हम बाहर लगाते हैं स्प्लिट रिंग। अगर हम स्लिप रिंग लगाएंगे, यानी सरपी वाला लगाएंगे, तो हमको एसी करंट ही मिलेगा, जो कि हमारा फ़ायदा नहीं होगा, ये एसी जनरेटर हो जाएगा। डीसी जनरेटर में बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगाते हैं, ठीक। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर होगा क्या। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो मोशनल ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ ई जो होता है, वो उसका फॉर्मूला जो एग्जैक्ट होता है वो होता है V क्रॉस B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनटू L वेक्टर। अगर आपको देख के इसको डर लग रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, एग्जैक्ट फार्मूला यही होता है। नहीं पता है तो उसको जान लीजिए। इसी फार्मूले से हम डायरेक्शन निकालने वाले हैं, या डायरेक्शन निकालने के लिए इंड्यूस ईएमएफ की आप यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FRR, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए ईएमएफ इंड्यूस की आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो जिधर भी आप V क्रॉस B जो हमको रिजल्ट देगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा, एक सदिश राशि होगी, ठीक है। तो V क्रॉस B की जिधर भी दिशा हमारी आएगी, उधर ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ समझिएगा, हम जनरेटर को घुमाएंगे कैसे, पहले ये समझिए। हमारा शाफ्ट ये आगे ऐसे जा रहा है, जनरेटर की रोटेशन हम कुछ ऐसे रखेंगे। देखिए जनरेटर हमारा ऐसे घूमेगा, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन है जनरेटर का। किस स्पीड से है, ओमेगा से है, ठीक है। ओमेगा से मानिए किसी चीज़ से मान लीजिए ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ये घूमेगा। अभी ओमेगा ना अभिमान तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ध्यान से देखिए, इस वाले कंडक्टर पर बल ऊपर की ओर लगेगा ऐसे F,
ऊपर की ओर इस पर बल लगेगा, यानी ऊपर की ओर ये क्या करेगा, गति करेगा, ऊपर की ओर ये गति करेगा। तो हमारा वी वेक्टर ऊपर की ओर आ गया। यहाँ पर समझिए अभी बात को, हम जनरेटर को घुमाना शुरू किए हैं, असली वर्किंग यहीं पर है। हमने वी वेक्टर हमारा ऊपर की ओर आ गया। ठीक, आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी वाला वेक्टर नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे है, ये आपकी बी की डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आपको आई कि नहीं। हमने क्या कहा, जनरेटर हमारा घूमना शुरू हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारी कॉइल ऐसे फ्लैट रखी हुई है, ठीक है, ऐसे फ्लैट रखी हुई है। जब क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा तो अब जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो कॉइल कुछ ऐसे आएगी, ये घूम के कुछ ऐसे आएगी। तो वही हम यहाँ कंडीशन लिए हैं, कॉइल हमारी घूमेगी। तो V क्रॉस B की जब आप डायरेक्शन निकालेंगे अपने राइट हैंड रूल से, तो आपको V क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, अंदर की ओर मिलेगी, यानी करंट आपकी अंदर की ओर जाती आपको दिखेगी। तो जब आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको करंट कुछ ऐसे मिलेगा, कॉइल में ऐसे मिलेगा। दिख रहा है या नहीं? चलिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ऑरेंज ले लेता हूँ। करंट आपको कुछ ऐसे दिखेगी कॉइल में जाते हुए, ठीक, ऐसे आपको करंट जाते हुए दिखेगी। और बाहर हम लोड लगा देते हैं, बाहर हम ऐसे लोड लगा देते हैं। लोड लगाने के लिए देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हमारा जो होता है ना, यहाँ हम ब्रश लगाते हैं, कॉपर या ग्रेफाइट का बना हुआ ब्रश लगाते हैं, वहाँ से हम कनेक्शन ऐसे लेकर आते हैं। बाहर मान लीजिएगा आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये हमारा लोड है, RL भी इसको हम कह सकते हैं, लोड है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे जब, तो करंट आपको कैसे आती दिखेगी साहब, आपको करंट कुछ ऐसे जाते दिखेगी, यानी करंट हमारी ऐसे जा रही है। बात समझ में आई, करंट ऐसे जा रही है। अब हम क्या करेंगे ना, इसका इंस्टेंट बदलेंगे। ये V क्रॉस B वाली बात समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से आप नहीं है तो समझ लीजिए। देखिए वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई A वेक्टर है और ये आपके पास B वेक्टर है। आपको मैंने कह दिया कि आप मुझे बताइए B क्रॉस A की डायरेक्शन किधर होगी। तो B क्रॉस A निकालने के लिए हम करते क्या हैं, अपने जो सीधा वाला हाथ होता है उसकी 4 उंगलियों को B वेक्टर की ओर हम रखते हैं, और B वेक्टर की ओर रख कर उसको हम A वेक्टर की ओर घुमाते हैं। ठीक है, A वेक्टर की ओर ऐसे घुमाते हैं, और घुमाने पर जिधर हमारा अंगूठा जाता है, जिधर अंगूठा हमारा पॉइंट कर रहा होता है, वही हमारी डायरेक्शन होती है B क्रॉस A की। यानी हमारी B क्रॉस A की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, B क्रॉस A की डायरेक्शन। डिप्लोमा लेवल पे थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इतनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बच के आप निकल नहीं सकते हैं। नहीं तो फिर वही है, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल लगाते रहिए, उंगली अपनी तोड़ते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उंगली तोड़ने से अच्छा नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल कुछ नहीं है, इन्हीं सब नियमों से वो निकल के आया है। ठीक है, ये बात समझ में आई, यही समझना ज़्यादा ज़रूरी है भी। ठीक है, B क्रॉस A वाला जो हमने देखा है, उसी तरह यहाँ से हमने V क्रॉस B किया है। हमारा V वेक्टर कुछ ऐसे आया था ऊपर की ओर, और B वेक्टर कुछ ऐसे आया था। तो V क्रॉस B जब आप करेंगे तो आपका अंगूठा अंदर की ओर ऐसे अंदर की ओर जाएगा ऐसे, ये आपकी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा एक इंस्टेंट हो गया। अब हम अगला इंस्टेंट देखेंगे कि जब हमारा मोटर घूमेगा। देखिए ब्रश नहीं घूमती है, ब्रश वहीं पर रहेगी, हमारा क्या घूमेगा, कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ लगा हुआ क्या घूमेगा, हमारा स्प्लिट रिंग घूमेगा। ठीक, अगला इंस्टेंट हम देखते हैं। दोस्तों हमने इस इंस्टेंट पे देखा कि EMF इंड्यूस हमारी कैसे दिखी, हमने देखा हमें किस डायरेक्शन में करंट मिली है। अब हम दूसरा इंस्टेंट लेते हैं, ये माने हमारी कॉइल 90 डिग्री पर जब रोटेट होकर आ गई तो क्या होगा। पहले देखिए कॉइल हमारी कैसे थी, पहले कॉइल हमारी ऐसे फ्लैट थी, अब 90 डिग्री जब रोटेट हो जाएगी तो फ्लैट कॉइल हमारी ऐसे हो जाएगी। तो वही अब हमें देखना है कि इस कंडीशन में हमारा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन में हमारा क्या होगा। अगेन यहाँ मोशन की डायरेक्शन देखिए, हमने क्या कहा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज जनरेटर हमारा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।
तो जो क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई साहब, तो अब इसमें मोशन हमारा कुछ इधर की ओर होगा, वी वेक्टर इधर की ओर होगा, इधर की ओर ये गति कर रहा है, ठीक है, इधर की ओर गति करेगा। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है, फिर से वही बात, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर होगी तो हमारा बी वेक्टर भी तो ऐसे ही हो गया, बी वेक्टर भी ऐसे ही हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब वी क्रॉस बी जब आप करेंगे ना तो आपको 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि वी क्रॉस बी होता क्या है, पता है कि नहीं, वी बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, वी बी साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया, वी और बी के बीच में, यहाँ मैं एंगल पूछूँ तो कितना, यहाँ थीटा 0 डिग्री है। वेक्टर वी और वेक्टर वी के बीच एंगल, इसको समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, वेक्टर कैसे बन रहा है, बहुत आसान है। जिधर गति कर रहे उधर की ओर वेक्टर वी बनेगा, और वेक्टर बी की दिशा तो हमेशा एक ही दिशा में रहेगी। अच्छा, 0 डिग्री है और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया है, 0। यानी इस कंडीशन में हमारी कोई भी करंट नहीं आएगी, यानी यहाँ पर हमारी आई बराबर कितनी हो जाएगी, 0। तो 2 इंस्टेंट हमने देखा, पहले हमने करंट देखा किधर आ रही थी, पहले करंट हमारी इस दिशा में आ रही थी, पहले इंस्टेंट जब कॉइल हमारी फ्लैट रखी थी। जब हमारी कॉइल 90 डिग्री पर हो गई तो हमारी कंडीशन ये बन गई। कनेक्शन यहाँ पर थोड़ा देखते चलिएगा, कनेक्शन का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये 1 नंबर था, ये समझ लिए ये 2 नंबर है, ठीक। जब रोटेशन हुआ तो क्या कंडीशन बनी, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। और एक और बात ध्यान में रखिए, ये वाली जो कॉइल है ना, ये हमेशा 1 नंबर से ही कनेक्टेड रहेगी, और ये वाली जो कॉइल है वो हमेशा 2 नंबर से ही कनेक्टेड रहेगी। कहने का मतलब ये है कि एक सिरा हमारा एक ठे स्प्लिट रिंग से लगा होगा और दूसरा सिरा दूसरे से, यानी कॉइल और स्प्लिट रिंग दोनों साथ साथ घूम रही हैं, ठीक है, दोनों हमारी साथ साथ घूम रही हैं। तो ये इंस्टेंट आपको समझ में आया। अब हम इंस्टेंट क्या लेंगे, इसी को हम 90 डिग्री और घुमा देंगे, यानी टोटल रोटेशन पहले से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, अभी तो 90 डिग्री घुमाए, अभी हम 90 डिग्री और घुमाने वाले हैं। उस इंस्टेंट को देखिएगा, उस समय इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, चलिए देखते हैं। तो फिर से इंस्टेंट समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा थीटा क्या था, 0 डिग्री, हमने 0 डिग्री पर था हमारा आर्मेचर, तो आपने एमएफ इंड्यूस देखी और करंट देखी किधर थी, हमें मेन करंट देखना है आउटपुट पर करंट हमारी किधर थी, लेफ़्ट साइड की ओर थी, ठीक है। दूसरा इंस्टेंट हमने क्या देखा, जब थीटा हमारा क्या हो गया था, यहाँ पर रोटेशन हमारा 90 डिग्री था। देखिए ये रोटेशन का एंगल नहीं है, ध्यान समझिएगा, रोटेशन का एंगल तो हमारा 90 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री हमने रोटेट किया था। तो ज़रा ध्यान से अपना स्प्लिट रिंग जो हमने देखी है 1 नंबर 2 नंबर, उसको देखते रहेगा। 1 2 पहले कैसे थे, अब देखिए 1 2 कैसे हुए। तो यहाँ चूँकि वेक्टर वी और वेक्टर वी के बीच एंगल जो था, दोनों पैरेलल हो गए थे, हमारे मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए थे, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस कितने आ गई थी, 0 आ गई थी, ठीक। तीसरा इंस्टेंट अब यहाँ आप देखिए, अब टोटल रोटेशन हमारा कितना हो गया, पहले के अपेक्षा 180 डिग्री हो गया है। देखिए पहले हमारा 1 नंबर जो स्प्लिट रिंग था वो लेफ़्ट साइड में था, फिर से देखिए आप, पहले लेफ़्ट साइड में था, अब देख रहे हैं ध्यान से यहाँ पर, अब हमारा किधर आ गया है, राइट साइड में आ गया है, ठीक। और पहले 1 नंबर स्प्लिट रिंग में धारा किधर बह रही थी, नीचे की ओर, ऊपर की ओर बह रही थी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 नंबर स्प्लिट रिंग में धारा हमारी किधर बह रही थी, ऊपर की ओर। इसमें हम देखते हैं किधर बहेगी। तो चलिए यहाँ भी वही लगाएंगे, हमारा जनरेटर का मोशन किधर की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, क्लॉकवाइज चूँकि घूम रहा था, हमने पहले ही बताया है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा वी वेक्टर तो भाई साहब ऊपर आएगा अभी भी, वी वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड चूँकि नॉर्थ से साउथ जाती है तो बी वेक्टर हमारा इधर हो जाएगा, यही होगा। तो जब आप वी क्रॉस बी करेंगे तो आपको धारा की दिशा कैसे दिखेगी, आपको यहाँ से अंदर जाते हुए ऐसे धारा मिलेगी, धारा की दिशा आपको ध्यान से दिख रही है, ऐसे कुछ हमारी धारा जाएगी, ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे, यानी अभी भी हमारी डायरेक्शन धारा की किधर है, इधर की ओर है, यानी हमारी करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल। तो ये हमारी कौन सी करंट हो गई, डीसी। जब 0 डिग्री पर था तो भी करंट हमारी किधर जा रही थी, लेफ़्ट साइड की ओर जा रही थी अंदर, लेकिन एसी बन रही है। ध्यान से देखिए क्यों एसी बन रही है,
क्योंकि इस कंडीशन में 0 डिग्री पर क्या था, हमारा एक नंबर जो स्प्लिट रिंग है उसके अंदर धारा किधर थी, ऊपर की ओर थी। इधर देखिए आप कहाँ आ गई धारा, इधर धारा स्प्लिट रिंग एक नंबर में कहाँ आ गई, नीचे की ओर आ गई। बात समझ में आ रही है कुछ? स्प्लिट रिंग भाई पहले लेफ़्ट में था एक नंबर वाला, अब कहाँ पे आ गया है, राइट में आ गया है। तो अंदर आर्मेचर के जो करंट बहती है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि आपको जब भी आर्मेचर के अंदर जो करंट मिलेगी वो मिलेगी AC। आर्मेचर के अंदर बहने वाली करंट हमेशा क्या होगी, AC होगी। DC जनरेटर में बात कर रहा हूँ, DC मोटर में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो DC जनरेटर में आपकी बहने वाली करंट आर्मेचर के अंदर क्या होगी, AC। लेकिन भाई साहब आपको जो आउटपुट पर मिलेगा, आउटपुट पर लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, DC। यहाँ चूँकि हमारी एक कॉइल थी, एक टर्न की कॉइल थी, तो यहाँ पे हमको पल्सेटिंग DC मिलता है। एक्चुअली आप ग्राफ अगर बात करें, जैसे देखिएगा, अगर मैं एक्चुअल ग्राफ बात करूं आर्मेचर करंट की, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आर्मेचर करंट है और ये हमारा थीटा मान लीजिएगा आप, ठीक। इंस्टेंट बदलने के साथ मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो आर्मेचर करंट का तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा, साइनोसॉइडल, यानी AC करंट अंदर बहेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप जब यहीं पर कॉइल करंट का ग्राफ बनाएंगे, IC मतलब कॉइल, सॉरी IL लोड करंट, तो लोड करंट का ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको लोड करंट का ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। पल्सेटिंग DC इसलिए मिल रही है, ये ब्लू कलर से जो मिल रहा है ये मिलेगा आपको, ये यूनी डायरेक्शनल है, ये हमारी DC है। ये ब्लू कलर से जो है हमारी वो DC है, वो जो हमें लोड के अक्रॉस बाहर की ओर मिलेगी। तो ये बात समझ में आई? तो ये चीज़ समझना यहाँ बहुत ज़रूरी था। आप आराम से फिर से देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करेगा, आप भी डायग्राम बना के देखिएगा। सिर्फ यहाँ समझने वाली बात क्या, आपको V क्रॉस भी समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन निकालने का ये गोल्डन रूल है। नहीं समझ में आ रहा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आप लगा सकते हैं। वो क्या कहता है कि मान लीजिए भाई साहब आपका अंगूठा ऊपर की ओर है, ठीक। अंगूठा आपका क्या बताता है, चालक की गति, मोशन बताता है, ठीक। चालक की गति बताता है, मोशन। और आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है वो आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका B बताता है, ठीक। तो जो तीसरी उंगली आपकी होती है, इनके परपेंडिकुलर, मैं उंगली नहीं बना पाऊँगा, तो तीसरी उंगली जो परपेंडिकुलर होगी आपकी, ये आपको क्या बताती है, इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन आपको बताती है, EMF की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक, या बहने वाली करंट की डायरेक्शन। यही हमारा होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ भी V क्रॉस B लगा रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपका V है, गति आपका V वेक्टर है, अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है। जब V क्रॉस B आप ऐसे अपनी 4 उंगली को रख कर V पर, आप जब सीधे हाथ की 4 उंगली को रख कर घुमाएंगे B की ओर, तो आपको जो डायरेक्शन प्राप्त होगी वो V क्रॉस B की ऐसे ही मिलेगी। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पहले थोड़ी आया है, पहले तो यही था ना, V क्रॉस B से हमें डायरेक्शन मिली। फ्लेमिंग साहब ने इसको एक रूल में बदल दिया ताकि हमें आसानी हो। तो मूल इतिहास इसका यही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रिंसिपल समझ में आया होगा कि कैसे EMF इंड्यूस होती है, डायरेक्शन क्यों एक ही दिशा में होती है। इसको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग, यानी विभक्त वलय, हिंदी में इसको विभक्त वलय कहते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर के। तब तक के लिए धन्यवाद।